हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू द डेली मैराथन सेशन ऑफ ज्ञानस्ली क्लासेस। तो अभी से और आपके एग्जामिनेशन तक हम एक डेली मैराथन सेशन चला रहे हैं, जिसमें हम डेली आप लोग के लिए क्वेश्चंस जो PYQs हैं वो और एक्सपेक्टेड MCQs हैं उनकी एक सीरीज़ चला रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इन वीडियोज़ को देखा करिए, लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के डेली प्रैक्टिस सेशन को। और एक और बात बता दूं कि मेरा जो तबीयत है वो थोड़ा सा यहाँ पर ख़राब है, तो इस वजह से मेरा आवाज़ जो है वो हो सकता है कि थोड़ा अलग आए, तो बेयर विद मी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है PYQ है, पहले आया हुआ है एग्जामिनेशन में। तो ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है एजुकेशन फॉर एनवायरनमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड एक्शन ऑन रियल एनवायरमेंटल इशूज़। ठीक है। दूसरा है यहाँ पर चिल्ड्रेन आर एजुकेटेड अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इक्वालिटी एंड मेनी अदर इशूज़ विदाउट डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एटीट्यूड्स टू मीट दिस चैलेंजेस। तो दो यहाँ कथन दिया हुआ है। पहला कथन है कि पर्यावरण के लिए शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय मुद्दों पर जांच और कार्रवाई की एक प्रक्रिया है, और दूसरा कथन है इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कौशल और दृष्टिकोण के विकास के बिना बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं, समानता और कई अन्य मुद्दों के बारे में शिक्षित किया जाता है। तो स्टार्ट ये जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप एक बार मन में अपने सोचिए। देखिए, अगर हम बात करें कि पर्यावरण के मुद्दों के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, तो देखिए अगर हम एजुकेशन देंगे इन्वायरमेंट के बारे में तो हम क्या करेंगे। एक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी तो होता ही है जहाँ पर बच्चे सवाल पूछते हैं, और जो भी आज के डेट में हमारे पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उनके ऊपर कुछ एक्शन लेने के लिए हम उनको जो है उद्दीपन कर सकते हैं, उनके मन में जो है एक आइडिया जो है डाल सकते हैं, या फिर वो भी अपने आइडियाज़ रख सकते हैं हमारे सामने। तो एजुकेशन फॉर एनवायरनमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी होता है और रियल एनवायरमेंटल इशू के ऊपर एक्शन होता है। ठीक है। एजुकेशन फॉर एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छे से डिफाइन करता है इस चीज़ को, जहाँ पर हमारे अंडरस्टैंडिंग और रियल एनवायरमेंटल इशूज़ को एड्रेस करना दोनों शामिल होता है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि इफेक्टिव एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है ना वो बिना किसी स्किल डेवलपमेंट के और एटीट्यूड के पूरा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। देखिए, चिल्ड्रन को अगर आप एजुकेट कर रहे हो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, इक्वालिटी और दूसरे इशूज़ के बारे में, तो उनके स्किल को भी डेवलप करना और उनके एटीट्यूड को भी उसी तरीके से डेवलप करना ताकि इन चैलेंजेस को मीट किया जा सके, ज़रूरी होता है। तो इसलिए सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट 2 इज़ फॉल्स, यानी सी, है ना। तो कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल पॉलिसीज इज कमिटेड इन द गिवन आर्गूमेंट। तो एक मिक्स टाइप का ही पूरा PYQ यहाँ पर चल रहा है, तो अलग से इसमें जो है अलग अलग यूनिट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि बताइए दिए गए तर्क में निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक भ्रांतियाँ की गई हैं, भ्रांति की गई है। तो सबसे पहला यहाँ पर आर्गूमेंट हम देख लेते हैं कि सभी एथलीट खिलाड़ी हैं। ठीक है। कोई अभिनेता एथलीट नहीं है, इसलिए कोई भी अभिनेता खिलाड़ी नहीं है। यहाँ पर ये एक आर्गूमेंट दिया हुआ है। तो बताइए इसमें कौन सा फॉलिसी कमिट हुआ है। सबसे पहला है प्रमुख अवधि की अवैध प्रक्रिया की भ्रांति, माइनर टर्म की अवैध प्रक्रिया की भ्रांति दूसरा, विशिष्ट परिसर की भ्रांति तीसरा, और अस्तित्व संबंधी भ्रम चौथा। तो देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर आर्गूमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो मेजर टर्म है उसी में गलती हुई है। देखिए, द पॉलिसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस जो कहते हैं हम, कैसे, ये ए वाला कैसे हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है ना कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो मेजर टर्म है। ओके, जो यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन दिया हुआ है यहाँ पर ये मेजर टर्म है, और इसको जो है ना जो कंक्लूजन में तो लाया गया है लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रीमाइसेस में नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर, और इस वजह से क्या हुआ है ना कि आर्गुमेंट जो है वो बिल्कुल ही इनकरेक्टली कंक्लूड कर रहा है कि जो ऑल स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में कुछ इनकम्प्लीट प्रीमाइसेस के ऊपर। तो इसीलिए ये जो है पॉलिसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑल एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन, अब नो एक्टर इज़ एन एथलीट, तो इसमें जो है आपका मेजर टर्म आया ही नहीं, और यहाँ पे आ गया नो एक्टर्स आर स्पोर्ट्स पर्सन। तो आप जो है इससे देख सकते हैं कि यहाँ पर मेजर टर्म का इलिसिट प्रोसेस का पॉलिसी यहाँ पर कमिट हुआ है। जो भी डाउट रह जाए आपके तो आप जो है पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप में, या फिर नीचे कमेंट में भी पूछेंगे तो अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। अगला हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीति आयोग इज़ क्या है। नीति आयोग क्या है। भारत सरकार का वैधानिक निकाय,
भारत सरकार का स्वायत्त निकाय, भारत सरकार का सलाहकार निकाय या फिर भारत सरकार का कार्यकारी निकाय। स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑटोनोमस बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडवाइजरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बताइए। देखिए, नीति आयोग के बारे में हम बात करें तो ये इंडिया का, इसको थिंक टैंक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। और पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं आती थी, 5 ईयर प्लान जो आते थे, उनको रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया, है ना। तो नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पे काम करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, और ये इकोनॉमिक पॉलिसी और डेवलपमेंट के जो मैटर्स हैं उनके ऊपर पर्टिकुलरली काम करता है। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एडवाइजरी बॉडी। भारत सरकार का सलाहकार निकाय है ये। अब अगला हमारा प्रश्न है, 2018 में इसकी सदस्यता का दायरा बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना पर मूल फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन किया गया था। जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो पहले आपको मालूम है कि सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ के लिए जो है इसमें अलाउड था पार्टिसिपेट करना, उन कंट्रीज़ को जो कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा सूर्य का जो किरण है वो पड़ता है। तो इसको अमेंडमेंट लाया गया इसके अंदर, और अमेंडमेंट के बाद जो है ना इसके स्कोप को बढ़ाया गया ताकि दूसरे कंट्रीज़ भी जो है ना पार्टिसिपेट कर सकें। तो उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन से कंट्रीज़ को अलाउ किया गया। क्या संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को अलाउ कर दिया गया? क्या सार्क कंट्रीज़ को अलाउ कर दिया गया, जो सार्क कंट्री का पूरा ग्रुप है उनको? या फिर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को अलाउ किया गया? या फिर सब सहारन अफ्रीका को यहाँ पर इंक्लूड किया गया? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, 2018 में जो बदलाव किया गया, अमेंडमेंट लाया गया, तो उसमें जो है ना, जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, उसके सभी देशों को अलाउ कर दिया गया कि यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पहले ये अलाउड नहीं था, इस वजह से इसका स्कोप बहुत बढ़ गया और बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो भी देश जिनका टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गरीब देश हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोलर का जो पावर है वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इन दो देशों से जिनके पास टेक्नोलॉजी उत्तम है, उनसे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू जो है हेल्प लेके और आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ उनको फाइनेंशियल हेल्प भी मिलता है इसके थ्रू। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के सभी देश। अगला हमारा PYQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी। बताइए इनमें से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है। एक है, पहला है 1 पर 1 साक्षात्कार, 1 to 1 आपका जो इंटरव्यू होता है। सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वेक्षण अनुसंधान को हम कहेंगे सर्वे रिसर्च। तीसरा है फोकस ग्रुप यानी फोकस समूह, और चौथा है सह संबंध अनुसंधान यानी को रिलेशनल रिसर्च, और पांचवा है वर्णनात्मक शोध यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो बताइए इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही हैं। देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन देख के ये पता चल रहा है, देखिए यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ये ABCD ऑप्शन का नाम है, तो 3 इसमें से कोई सही होंगे। बताइए कौन से 3 इनमें सही हैं। यानी अगर हम मात्रात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन होता है। कैसे? स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक के थ्रू। तो इसमें सर्वे रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ना, ये यहाँ पर हम बात करें तो देखिए वर्णनात्मक शोध में क्या होता है, वहाँ पर कोई मात्रा के बारे में बात होता है नहीं। वही अगर हम बात करें इंटरव्यू में, तो यहाँ पर क्या कोई मात्रा के बारे में बात होता है इंटरव्यू में? ऐसा नहीं होता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और 1 to 1 इंटरव्यू ऐसे ही हट गया, है ना। सर्वे में हो सकता है मात्रा के बारे में बात, फोकस ग्रुप में भी कर सकते हो, कोरिलेशनल रिसर्च में भी आप कर सकते हो। तो इसलिए BCD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये C जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंडक्टिव आर्गूमेंट। आगमनात्मक तर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला है, इफ ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। दूसरा है, इट क्लेम्स टू सपोर्ट इट्स कंक्लूजन ओनली विद सम डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। तीसरा है, इट क्लेम्स टू सपोर्ट इट्स कंक्लूजन कंक्लूसिवली। चौथा है, कंक्लूजन इज कंप्लीटली कंटेन्ड ऑलरेडी इन द प्रीमाइसेस। यानी यदि सभी आधार सत्य हैं तो निष्कर्ष भी सत्य होना चाहिए। यह केवल कुछ हद तक संभावना के साथ अपने निष्कर्ष का समर्थन करने का दावा करता है। तीसरा है, यह अपने निष्कर्ष का निर्णायक रूप से समर्थन करने का दावा करता है। और चौथा, निष्कर्ष पूरी तरह से पहले से ही परिसर में निहित है। तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, इट क्लेम्स टू सपोर्ट इट्स कंक्लूजन ओनली विद सम डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्यों होगा? देखिए, इंडक्टिव आर्गूमेंट जो होता है ना,
वो इस टाइप का एक रीजनिंग होता है जहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंसेस को हम यूज़ करते हैं कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए, जो कि प्रोबेबल हो भी सकता है लेकिन सर्टेन नहीं है कि वो प्रोबेबल हो, है ना। और इंडक्टिव आर्गूमेंट में जो प्रीमाइसेस होता है ना, वो एविडेंस प्रोवाइड करता है कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन कंक्लूजन जो है वो गारंटी नहीं करता है, चाहे वो नेसेसरी नहीं है कि वो लॉजिकल नेसेसिटी फॉलो करे ही करे। इसीलिए इंडक्टिव आर्गूमेंट डू नॉट क्लेम दैट द कंक्लूजन नेसेसरी फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइसेस, इंस्टेड दे क्लेम टू सपोर्ट देयर कंक्लूजन्स ओनली विद सम डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द एविडेंस और एग्जांपल्स प्रोवाइडेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यह केवल कुछ हद तक संभावना के साथ अपने निष्कर्ष का समर्थन करने का दावा करता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, यदि कोई बच्चा बार बार गुस्सा करने और नखरे दिखाने का विकल्प चुनता है तो व्यक्तिगत मतभेदों का निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा? Which of the following developmental areas of individual differences will be affected if a child opts for a frequent outbursts and throws tantrums? तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं टैंट्रम्स की, फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट की, यानी कि अगर हम बात करें नखरे दिखाना, बार बार गुस्सा करना, तो इसमें जो है अपना इमोशनल बिहेवियर वो शो कर रहा है, सोशल, मेंटल और फिजिकल नहीं, वो इमोशनल बिहेवियर को जो है यहाँ पर शो कर रहा है, भावनात्मक जो उसका व्यवहार है। तो फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट और टैंट्रम्स जो है ना, ये टिपिकली इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, और ये बिहेवियर इंडिकेट करते हैं कि कैसे इमोशंस को मैनेज करना चाहिए। वो बच्चा जो है वो चैलेंज आ रहा है, उसको समझ नहीं पाया है और स्ट्रेस से कोप नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है उसका, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द मूक प्लेटफॉर्म्स? बताइए इनमें से मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म कौन कौन सा है? पहला है गूगल मीट, दूसरा है कोर्सेरा, तीसरा है जूम, चौथा है फ्यूचर लर्न, पांचवा है टर्निटिन। तो देखिए, 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन ही हो सकता है यहाँ पर। ऑप्शन में आप देख सकते हैं गूगल मीट के बारे में आपको पता ही है कि गूगल मीट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो ये तो हट गया, ए जिस ऑप्शन में है उसको हटा दो, तो ये पहला वाला हट गया। जूम में भी सेम, कोई मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स नहीं है, जूम भी एक वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये भी हट गया। तो यानी कि सी जिसमें होगा वो भी हटा दो, तो ये भी हट गया। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, बी डी ई और बी डी। तो बी कोर्सेरा है, चलिए ये एक मूक है, आपको भी पता है। फ्यूचर लर्न और टर्न इट इन, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा बी एंड डी ओनली। क्यों? देखिए, जो फ्यूचर लर्न है वो और कोर्सेरा, ये जो है दोनों आपका मूक प्लेटफॉर्म है, ओके। और वही अगर हम बात करें टर्न इट इन की, तो एक प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सर्विस है ना। प्लेजियरिज्म को डिटेक्ट करने वाला जो एक सॉफ्टवेयर होता है ना, जिसमें जो भी शोध में लोग चीटिंग कर लेते हैं, एक दूसरे के काम को कॉपी कर लेते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए टर्न इट इन का यूज़ होता है। तो इसलिए इसका जो बी एंड डी वाला करेक्ट आंसर है वही होगा। अगला है, द एक्रोनिम संकल्प इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्टैंड्स फॉर? बताइए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त नाम संकल्प का अर्थ क्या है, मतलब क्या इसका फुल फॉर्म होगा? पहला है स्किल अवेयरनेस एंड नॉलेज असेसमेंट ऑफ लिवलीहुड प्रमोशन, दूसरा है स्किल एडिशन एंड नॉलेज असेसमेंट ऑफ लिवलीहुड प्रमोशन, तीसरा है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लिवलीहुड प्रमोशन, और चौथा है स्किल अटेनमेंट एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लिवलीहुड प्रमोशन। तो एक चीज़ तो बिल्कुल हमारे पास क्लियर है कि लिवलीहुड प्रमोशन तो होना ही होना है, स्किल आना ही आना है। अब यहाँ पर अवेयरनेस, एडिशन, एक्विजिशन और अटेनमेंट में से अगर आपको पता होता तो इसका करेक्ट आंसर आप बता पाते। देखिए, संकल्प का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लिवलीहुड प्रमोशन, यानी आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, संकल्प। तो इसका यही फुल फॉर्म होगा, एक इनिशिएटिव है जिसका एम होता है स्किल्स को इन्हांस करना, जो वर्क फोर्स है, जितने भी कामकाजी लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके स्किल को और ज़्यादा बेहतर बनाना। तो स्किल एक्विजिशन के थ्रू वो अपने स्किल को और बेहतर बना सकते हैं, नॉलेज के बारे में और ज़्यादा अवेयर करना, लिवलीहुड को प्रमोट करना, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस जो है सोचिए प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा देकर वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। अब एक यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट? बताइए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा जो कथन है वो तार्किक रूप से समतुल्य है, एक बराबर है। नो पी इज एस, कोई भी पी एस नहीं है। सम एस आर नॉन पी, ठीक है। सम नॉन पी आर नॉट नॉन एस, और सम एस आर नॉट पी। यहाँ पर कन्फ्यूज़न देखिए क्या क्या हो जाता है, कई बार नॉट और नॉन एक साथ अगर लगाया जाए वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसके लिए ही एक बात आप समझ लीजिए, देखिए सम नॉन पी आर नॉट नॉन एस, तो नॉट और नॉट 2 बार अगर आ गया तो वो हो जाएगा न्यूट्रल, तो यानी कि हो जाएगा सम नॉन पी आर एस, ठीक है। तो ये एक हो गया। एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर करें, सम नॉन
PRS हो जाएगा ये। चलिए ये क्लियर है। सम S आर नॉन P, सम S आर नॉन P, दोनों बात एक ही है। देखिए सम नॉन PRS या सम S आर नॉन P एक ही बात है। फिर सम S आर नॉट P, ये भी एक ही बात है। इसलिए B, C और D तीनों ही एक बात को कह रहा है। नो P इज S, कोई भी P S नहीं है, ये अलग है। तो इसलिए BCD देखिए, C ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। BCD लॉजिकली इक्विवेलेंट है क्योंकि वो सेम ही रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर रहा है, अलग अलग सेट में, अलग अलग वेज, अलग अलग तरीके से, है ना। एक दूसरे से लॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनका आराम से हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कम्युनिटी कॉलेजेस आर सपोज टू ऑफर कोर्सेज दैट आर अ मिक्स ऑफ, बताइए सामुदायिक महाविद्यालयों को ऐसे पाठ्यक्रम प्रदान करने चाहिए जो निम्न का मिश्रण हो। कौन कौन से? फाइन आर्ट्स एंड लाइफ स्किल्स, ठीक है। स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन, ठीक है। टेक्निकल एंड ट्रेडिशनल स्किल्स, ठीक है। नॉलेज, टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स। बताइए कम्युनिटी कॉलेजेज को जो है कौन कौन से कोर्सेज का मिक्स ऑफर करना चाहिए। तो देखिए कम्युनिटी कॉलेज को डिज़ाइन किया गया था एक ब्लेंड देने के लिए। ब्लेंड मतलब मिक्स एकेडमिक नॉलेज का, जहाँ पर एकेडमिक नॉलेज भी हो, टेक्निकल स्किल्स भी हो, सॉफ्ट स्किल्स भी हो। सॉफ्ट स्किल का मतलब आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो रही है, वो, है ना। ताकि जो बच्चे हैं वो दोनों चीज़ यानी एम्प्लॉयमेंट, उनको नौकरी भी मिले और आगे अगर एजुकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो रेडी रहें। दोनों चीज़ों के लिए तैयार करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉलेज, टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स तीनों सिखाना। एक तो उनको ज्ञान भी मिले, साथ ही साथ तकनीक में पारंगत हो जाएं, और साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल्स उनका डेवलप हो, जो सॉफ्ट कौशल है, जहाँ पर वो बातचीत करना, कैसे इंटरव्यू में वो बात कर सकते हैं, कैसे वो अपने क्लाइंट से किससे कैसे बात करना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, वो वहाँ पर शामिल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन सा पहलू सबसे अधिक प्रासंगिक होने का संकेत देता है। विच एस्पेक्ट इंडिकेट्स टू बी द मोस्ट रेलेवेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो बताइए इनमें से। पहला है बच्चों की उम्र यानी द एज ऑफ चाइल्ड, दूसरा है कानून का ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ लॉ, तीसरा है दोस्तों और भाई बहनों का प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स, और चौथा है बच्चा किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंचता है, हाउ द चाइल्ड अराइव्स एट अ कंक्लूजन। बताइए कौन सा एस्पेक्ट इंडिकेट करता है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कोहलबर्ग के थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के अनुसार। तो कोहलबर्ग के अगर थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जो सबसे इसमें से रेलेवेंट है इन चारों ही ऑप्शंस में से, वो होगा हाउ द चाइल्ड अराइव्स एट अ कंक्लूजन, बच्चा कैसे निष्कर्ष तक पहुँचता है। तो कोहलबर्ग का थ्योरी जो है ना वो फोकस करता है ऐसे रीजनिंग के प्रोसेस पे कि भाई हम डिसीजन लेने के पीछे हमारा रीजनिंग क्या चलता है, हमारे दिमाग में क्या चलता है डिसीजन लेने से पहले। तो डिसीजन से ज़्यादा जरूरी डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में सोचना है। तो मोस्ट रिलेवेंट एस्पेक्ट यही हो जाएगा कि कैसे जो बच्चा है वो कंक्लूजन तक पहुँचा, है ना, जो रिफ्लेक्ट करता है मोरल डेवलपमेंट के स्टेज को। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउ द चाइल्ड अराइव्स एट अ कंक्लूजन। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, और आई होप कि इन क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन अगर आप चाहो तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वर्चुअल एथनोग्राफी, बहुत ही अच्छा मुझे ये क्वेश्चन लगा था इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। इज लोकेटेड इन, पहला ऑप्शन आपके पास नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा ऑप्शन है आपके पास टेक्निकल इन्वायरमेंट, तीसरा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, और चौथा है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो बताइए वर्चुअल एथनोग्राफी कहाँ लोकेट होता है। वर्चुअल एथनोग्राफी नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है या टेक्निकल इन्वायरमेंट में या पॉलिटिकल में या इकोनॉमिक में। देखिए एथनोग्राफी नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है जहाँ पर आप जो है ना रियल वर्ल्ड सिचुएशन में जाते हो। लेकिन अगर वर्चुअल बात आ गया, वर्चुअल का मतलब क्या हो गया, रियल का सीधा अपोजिट। तो इसमें कुछ भी सत्य नहीं होता है ना। वर्चुअल मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना वो या तो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर हो रही है, कंप्यूटर के अंदर हो रही है। तो ये एक टेक्निकल इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। विच वर्चुअल एथनोग्राफी में क्या होता है, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को आप स्टडी करते हैं, डिजिटल इन्वायरमेंट्स को स्टडी करते हैं, और ये जो है टेक्निकल इन्वायरमेंट ही होता है जहाँ पर आप ऑनलाइन सारी चीज़ें करते हैं, है ना। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बने हुए हैं ना, जैसे कई बार आपने नाम सुना होगा रेडिट का, वहाँ पर टेलीग्राम पे बहुत सारे कम्युनिटीज़ बने हैं। तो अगर उसको आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे वर्चुअल एथनोग्राफी, कि एक कोई ग्रुप है उसका एथनोग्राफी क्या है, कैसे लोग उसमें बिहेव कर रहे हैं और वर्चुअली कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका टेक्निकल इन्वायरमेंट। तो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि आज के सेशन में आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और कुछ सीखने को मिला हो। मैं मिलता हूं आपसे अगले
डेली मैराथन सेशन में। ये था 9 अगस्त का मैराथन। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।